मैं हूं अमजद अजीज़ मलिक और बहुत तवील अरसे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। और उसकी वजह ये थी कि मैं चूँकि हज बैतुल्लाह शरीफ गया था उसके लिए, और वापसी के बाद फिर मौका नहीं मिला कि आपसे बातचीत हो। लेकिन आज हमारे लिए इंतहाई अहमियत का हामिल मौका है कि हमारे दरमियान हमारे स्टूडियोज़ में खैबर पख्तूनख्वा की एक नामवर शख्सियत मौजूद हैं। आपकी सबसे बड़ी पहचान, आप खैबर पख्तूनख्वा के साबिक गवर्नर रहे और आजकल सियासी हवालों से भी आपका बड़ा नाम है। और आज पेशावर में आप मौजूद थे तो हमने कहा कि आपसे बात की जाए। मैं आपसे तारुफ़ करवा रहा हूँ जनाब इंजीनियर शौकतुल्लाह साहब का। बहुत शुक्रिया शौकतुल्लाह साहब, बड़ी ख्वाहिश थी कि आप पेशावर जब आएँ तो हमारे स्टूडियोज़ में ज़रूर आएँ, तो हमारे लिए बड़ा अच्छा मौका है आज। बड़ी मेहरबानी मलिक साहब, आप से एक अरसे से ताल्लुक़ है और मुझे याद है कि जब मैं फेडरल मिनिस्टर था स्पोर्ट्स का और स्टेट्स एंड फ्रंटियर रीजन्स का, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप उस वक्त भी मेरे लिए हेल्पिंग हैंड इसलिए थे कि आप इस सूबे के स्पोर्ट्स के हवाले से, स्पोर्ट्स जर्नलिज़म के हवाले से आपका अल्हम्दुलिल्लाह एक नाम है और इंशाअल्लाह रहेगा। सबसे पहले मैं आपको हज की मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह आपकी सारी इबादत कबूल करे, अल्लाह आपकी सारी दुआएं कबूल करे, इस मुल्क को अल्लाह सलामत रखे। और मुझे बड़ी खुशी हुई यहाँ आने पे। मुझे काफ़ी अरसा मैंने कोशिश की मैं आऊँ, लेकिन मैंने आज अपनी सारी चीज़ें मसरूफियात जितनी भी थी, मैंने कहा पहले भाई के पास जाना है, फिर इंशाअल्लाह आगे देखते हैं। तो आगाज़ हम अगर आपसे गुफ्तगू का इस हवाले से करें कि आज आपने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की बुलाई हुई एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत की, क्या आप समझते हैं कि बहुत सी अहम पार्टियों की अदम शिरकत के बावजूद इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कोई फ़ायदेमंद होगा? देखिए जी, जिस सूबे में हम रहते हैं उसका नाम खैबर पख्तूनख्वा है और हम कबायली ज़िले नए नए इसमें शामिल हुए हैं। और हमारे एक दोस्त थे बहुत सीनियर सियासतदान, उनकी फैमिली, उनकी ख़ानदान सियासत से वाबस्ता है। तो एक दफ़ा मैंने उनको फ़ोन किया कि सर आप गवर्नर हाउस में मीटिंग है, आप आ जाएं अगर आपके पास टाइम है। तो आगे से उसने मुझे कहा कि अंग्रेज़ के ज़माने में गवर्नर को लॉर्ड साहब बोलते थे। तो कहते हैं कि लॉर्ड साहब जब बोलते थे कि आपने ये करने, तो इसका ये मतलब होता कि वो मैंडेटरी था, आपने लाजमी जाना है। हमारा कोई सियासत या पार्टी या इन चीज़ों से ताल्लुक़ नहीं है। जो पार्टियां आती है नहीं आती, कल अगर वो एक साथ बैठ सकते थे, आज हम हर दर पे जा रहे हैं ताकि हमारे इलाके में अमन हो। तो अमन के लिए ये तो सूबाई हुकूमत है, अगर इसी छोटी सतह पे भी कोई हुकूमत हमें बुलाती है कि अमन की बात हो रही है तो हम जाएंगे। लेकिन ये सवाल तो पैदा होता है कि सेनेट में तो सारी अपोजिशन पार्टियां हुकूमत के साथ मिल जाती हैं, और जब अमन अमान की बात आती है तो जिस सूबे ने इतनी कुर्बानियाँ दी उसकी अपनी सियासी पार्टियां जमा ना हों। यही चीज़ें मैंने आपको बोला कि कल परसों जब एक साथ बैठे थे और आज एक साथ नहीं बैठे, तो इस चीज़ से हमें भी दुख हुआ है कि अमन के लिए भी अगर वो बैठ जाते, एक नुमाइंदा ही भेजते, तो ये तासुर नहीं जाता कि हम मतलब अलहदा बैठे हुए या हम आपके साथ नहीं बैठते। असल बुनियादी मसला जो हमने वहाँ भी उठाया कि देखिए जो पुरानी पार्टियाँ हैं, पाकिस्तान बनने से पहले, पाकिस्तान बनने के बाद ऐसी ऐसी पार्टियाँ भी हैं, वो अगर गलती करती है उनके पास गुंजाइश नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो नई पार्टियाँ बनी है, मैं नाम नहीं लूँगा, अगर वो एक आध गलती कर ले तो उनके पास फिर भी गुंजाइश होती है। लेकिन पुरानी पार्टियाँ, उनकी मैच्योर सियासत होनी चाहिए, उनसे गलती नहीं होनी चाहिए। लेकिन पीपल्स पार्टी और आप समझते हैं कि बाकी जो बड़ी पार्टी उन्होंने बहुत बड़ी गलती की? मैं अपने तौर पे जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि पुरानी पार्टियाँ जो भी इस सिलसिले में गलती करती है तो उनके पास गुंजाइश नहीं है। चलिए अब फाटा की बात करते हैं जी। मैंने कल एक बयान सुना मौलाना फजल रहमान साहब को, उन्होंने कहा बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या आप समझते हैं कि बहुत बड़ी गलती थी फाटा का इंतजाम? उस वक्त जिस तरीके से इंतजाम का वादा किया गया था कि हम सरताज अजीज़ साहब ने जो कमेटी उनकी सरबराही में बनी थी, और उसमें ये कहा गया था कि ये बतदरीज होगा, सब उस पर राज़ी थे। लेकिन जैसी वो मुसव्विदा असम्बली में लाया गया वो चीज़ नहीं थी। इंज़माम के ख़िलाफ़ हम नहीं हैं, तरीक़ाकार के ख़िलाफ़ है। मौलाना साहब ने शायद इस नज़रिए के तहत बोला था कि इंज़माम एक वबाल जान बन गए, वो वहाँ के लोगों को पता है।
वो सिस्टम ठीक नहीं था। एफसीआर इतना ख़राब हो गया था, इतना करप्ट हो गया था कि उसमें मज़ीद चलने की सकत नहीं थी। लेकिन इस निज़ाम को भी आप यहाँ पेशावर सिटी में अगर आप देखें, किसी पंजाब के देहातियों से पूछे तो वो इस पे भी नहीं है। हमारे लिए कोई ऐसा सिस्टम हो जिसमें अदालत भी हो, पुलिस भी हो, सिस्टम भी हो, लेकिन थोड़ा आईनी तरीके से इसमें थोड़ी सी हमारे लोगों के मिजाज के मुताबिक थोड़ी सी चेंजेस आ जाए। गोया आप जिरगे की बात कर रहे हैं कि जिरगा सिस्टम होना चाहिए। जरगा तो आज पेशावर में भी चल रहा है, उसका तो कोई कानूनी हैसियत बनती नहीं है। वहाँ पे एडीआर और डीआरसी के नाम से यहाँ आपके पूरे सूबे में है, लेकिन वो मसले का हल नहीं है। मसलन मैं ये कहता हूँ, पहले ये लोग कहते थे कि मलक पैसे लेते हैं और फिर फैसले करते हैं। अब तो वकील आपके साथ बैठ के मामलात तय करते कि इस केस के मैं इतने लाख लूँगा, इसकी मैं इतने लाख लूँगा। लोगों को तो ये पता नहीं था। अब वो चीज़ और इस चीज़ में बड़ा फ़र्क है। मतलब मेरा कहने का ये है कि इसको थोड़ा सा तरीक़ाकार चेंज करें, बाकी सिस्टम यही चलता रहे जो पूरे मुल्क का है वो हमारे लिए। चलिए इंजीनियर साहब, आपकी बड़ी गहरी नज़र है सियासी हालात पे। ये हम किस तरफ जा रहे हैं? क्या कामयाबी की तरफ जा रहे हैं या हम और मज़ीद मुश्किलात का शिकार होंगे? सियासी सूरत हाल के तनाज़ुर में पूछ रहा हूँ। सियासी सूरत हाल तो इस तरह बनती जा रही है कि जिस वक्त मैं MNA था तो उस वक्त ज़रदारी साहब की हुकूमत थी, पीपल पार्टी की हुकूमत थी, और वो यही कहते थे कि हमने कोई बंदा सियासी कैदी हमारे पास नहीं है और ना हम करेंगे। और वो उस वक्त तक जब उनकी हुकूमत थी उस वक्त तक उस पर कायम रहे। तो मेरी दरख्वास्त है कि आपस में अगर कोई तरीक़ाकार तय हो सकता है, और हमारा मुल्क ऐसा है कि हर तरफ मुश्किलात से घिरा हुआ है, और अगर हम पॉलिटिकली एक दूसरे के इतने ख़िलाफ़ जाएं कि मारने पे आ जाएं, तो ये हमारे लिए ठीक नहीं है। बाकी सियासत तो चलती रहेगी, लेकिन जो इर्द गिर्द के हालात है, हमारे अंदरूनी हालात है, उसमें अभी इन चीज़ों की गुंजाइश नहीं है। सियासत में थोड़ा सा शगुफ्तापन कोई चीज़ लानी चाहिए। आप मुफाहमत की बात कर रहे हैं बुनियादी तौर पे, लेकिन जिन्होंने मुफाहमत करवानी है या जिनकी इजाज़त हमें चाहिए, उनका क्या कहना है? देखिए जी, ये ज़मानों से होता है। आजकल वो बंदे नहीं है। मसलन ऐसे हालात पहले भी आए। उस वक्त मरहूम नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब होते थे, वो मिल बैठ के किसी दूसरे तीसरे चैनल से वो बात करके तो वो मामला सुलझा देते थे। अब उस जैसे लोग तकरीबन ख़त्म हैं। उस जैसा स्पिरिट भी चाहिए, उस जैसा हौसला भी चाहिए, और उनके लिए वही सिगार भी चाहिए। चलिए आप बताइए कि आपका हौसला किस तरफ है सियासी जमात के हवाले से? आपका मुस्तकबिल क्या है? मैं अपना अलहदा सूबा हूँ। फ़िलहाल मैं किसी और का जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं बोल सकता। अल्हम्दुलिल्लाह अपना आप के जिंदाबाद मुर्दाबाद बोलेंगे, लेकिन किसी और के लिए भी फ़िलहाल तो मुश्किल है, फिर देखेंगे आगे। मेरा आखिरी सवाल बाजोड़ से है, क्योंकि बाजोड़ गुलूनों की जब हम बात करते हैं, फूलों की बात करते हैं, तो आप सब उन्हीं फूलों का एक गुलदस्ता है। आजकल बाजोड़ के क्या हालात हैं, और ख़ास तौर पे मौलाना की शहादत के बाद आप किस तरफ देखते हैं सूरत हाल को? असल में ये काफ़ी अरसे से है। मेरे भाई सेनेटर हिदायतुल्लाह, उसको शहीद किया गया बमाए। दूसरे उसके साथ 4 बंदे जो मेरे नज़दीक लोग थे, मेरा कज़न था एक, उसमें मलक इरफान और हिदायत ख़ान के दोस्त और गार्ड्स, उनको शहीद किया गया। हमने बहुत लोगों को कहा कि देखो ये रविश चल पड़ी है, इसको रोके। इसके बाद फिर एक एसी और एक तहसीलदार बमाए पुलिस ऑफिसर्स के इसी जुलाई के महीने में उनको शहीद किया गया। अब एक पुलिस और एक वहाँ के मुकामी MP के लीडर थे खानजेब साहब, उनको शहीद किया गया। तो ये सिलसिला काफ़ी अरसे से चल रहा है। हमें तशवीश है कि अगर ये सिलसिला इस तरह चलता रहा तो लोग खुद ब खुद वहाँ से तरीक़ेकार के तहत वहाँ अपने आप को सेफ़ नहीं समझेंगे, तो वो इलाके में फिर नहीं रहेंगे। और जब इलाके में कोई नहीं रहेगा तो उनके लिए, लोगों के लिए आपको अंदाज़ा है फिर क्या प्रॉब्लम होती है। वहाँ की ज़िंदगी शहरों की ज़िंदगी से बहुत बेहतर है।
बाजोर ने जैसा कि आपने फरमाया बहुत कुर्बानियाँ दी हैं और हमें ये यकीन है कि आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह अमन ओमान की सूरत हाल बेहतर होगी और फिर बाजोर के जो लोग हैं वो एक अच्छी ज़िंदगी की तरफ लौट आएंगे। गवर्नर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और हमने मुख्तसर गुफ्तगू की, लेकिन गुफ्तगू का ये सिलसिला मुझे उम्मीद है आइंदा इंशाअल्लाह जारी रहेगा। थैंक यू वेरी मच।